Welcome class 8th in today's SST class. Students, as you know, in our SST class, we are discussing History Chapter 9, and the name of the chapter is Women and Caste Reform. And in this chapter, in our previous classes, we have discussed all new key terms, condition of women and caste system, and what led towards reform. इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट टू सोशल इवल्स, Sati Pratha and Widows system. Students, in our today's class we will discuss about two more social levels, child marriage and about women's education. Okay, so let's start. चाइल्ड मैरिज। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि उस टाइम पर ब्रिटिश के टाइम पर एक और कस्टम था, एक और सोशल इवल था जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, जो था चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ा सोशल इविल था जिसको समाप्त करने के लिए, जिसको एंड करने के लिए ब्रह्म समाज ने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ब्रह्म समाज ने बहुत सारे कैंपेन्स शुरू किए अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। इनके अलावा कुछ और रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने उस टाइम पर एक लॉ की डिमांड की, ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक लॉ की डिमांड की जो कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट हो, जिसको बाद में मान भी लिया गया। और इन 1872 चाइल्ड मैरिज वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। इसके बाद क्या होता है, इन 1891 एक और एक्ट पास किया जाता है जिसमें एज डिसाइड कर दिया जाता है। द एज ऑफ कांस्टेंट एक्ट इस टाइम पर पास हो जाता है, जिसका अगर हम बोले कि पूरा का पूरा श्रेय किसको जाता है तो वो जाता था बहराम जी मालाबारी को। बहुत सारे हमारे ऑर्थोडॉक्स इंडियंस जो कि पुराने बिलीफ सिस्टम से जुड़े हुए लोग थे, उन्हें ये लग रहा था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके किसी भी ट्रेडिशनल कस्टम में किसी तरह का इंटरफेयर कर रही है, इस तरह इसलिए वो इस एक्ट के अगेंस्ट थे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी, चाइल्ड मैरिज एक ऐसी चीज़ थी या दूसरे जो कस्टम्स यूज़ किए जा रहे थे उस टाइम पर प्रैक्टिस में थे, वो ट्रेडिशनली चलता आ रहा था, बहुत समय पहले से चलता आ रहा था और इससे बहुत ज़्यादा डीपली रिलेटेड रह चुके हैं हमारे इंडियंस। ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद ब्रिटिश ने किसी भी तरह का जो एक्ट इस तरह से बनाए, कुछ नए कानून बनाए, तो हमारे पुराने ऑर्थोडॉक्स इंडियंस को ये बातें पसंद नहीं आ रही थी, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का प्रोटेस्ट भी किया। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। और बाद में ब्रिटिश के टाइम पर ही शारदा एक्ट पास किया जाता है जिसमें चाइल्ड मैरिज को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाता है गया, और एक एज डिसाइड कर दी गई मैरिज के लिए, जिसमें बताया गया है कि मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स इज़ 18 एंड 21 फॉर बॉयज़। तो इस तरह से जब एज डिसाइड हो गई तो चाइल्ड मैरिज का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रह गई। अगर कोई भी इस एज के पहले शादी करा देता था बच्चों की, चाइल्ड की, तो वो इलीगल माना जाता था। ठीक है, तो इस तरह से एक और सोशल रिफॉर्म क्रिएट हुआ, बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारे स्ट्रगल और बहुत सारे एफर्ट के साथ। नेक्स्ट इज़ विमेंस एजुकेशन। हमारे इंडिया में एंशियंट टाइम से ही, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड आ जाता है ब्रिटिश या उससे पहले का जो टाइम था, मेडिवल पीरियड, उस टाइम तक विमेंस को राइट टू एजुकेशन नहीं दिया गया था, इतना ज़्यादा विमेन को इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती थी। और कुछ सर्टेन कंडीशंस बताई जाती थी जिनके अंदर ही लिमिटेड वे में विमेन को अपनी लाइफ स्पेंड करनी पड़ती थी। ठीक है, तो अब हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन ही एक ऐसा सोर्स होता है, एक ऐसा ज़रिया होता है जिसके थ्रू हम डेवलप कर पाते हैं। और अगर हम किसी को उसके जेंडर बेसिस पर या कास्ट बेसिस पे किसी को हम मना कर देते हैं एजुकेशन लेने से, इट मीन्स कि हम उनको डेवलप करने का मौका नहीं दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए ज़रूरी था कि अगर विमेन का अपलिफ्टमेंट चाहिए, अगर हम विमेन की कंडीशन को सुधारना चाहते हैं और उनका अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, तो उनको भी एजुकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे कैंपेन्स विमेन एजुकेशन के लिए उस टाइम पर करे गए, जिनमें से हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया फॉर गर्ल्स एजुकेशन।
इनके फॉलोअर्स को डेरोजियंस कहा जाता था, और इन सब ने मिलकर यंग बंगाल मूवमेंट, एक तरह का मूवमेंट था जो शुरू किया था बंगाल में सोशल इविल्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है। इनके अलावा हम लोगों ने एक चैप्टर में डिस्कस किया था कि ब्रिटिश एजुकेशन जब आ जाती है तो बहुत सारे मिशनरीज़ को एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। तो उसी टाइम पर 1820 में बहुत सारे स्कूल्स खोले गए क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी, जहाँ पर क्रिश्चियनिटी को कुछ ज़्यादा ही प्रमोट किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो थोड़े से अनपॉपुलर हो गए और गर्ल्स का एडमिशन वहाँ पर नहीं हो पाया और लड़कियाँ नहीं पढ़ पा रही थी। ठीक है। लेकिन इसके बाद इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना सबसे पहले शुरू किया था पारसी कम्युनिटीज़ ने। इनके अलावा दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया है एजुकेशन को विमेन के कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एजुकेशन के लिए। दादा भाई नौरोजी और उनके साथ बहुत सारे और दूसरे सोशल रिफॉर्मर्स ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया। और इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटीज़ के गर्ल्स के लिए, विमेन के लिए सर सैयद अहमद ख़ान जी ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया। इन्होंने पर्दा सिस्टम को रिमूव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया, जो उस टाइम पर एक तरह का सोशल इविल था जो मुस्लिम गर्ल्स के साथ किया जाता था, है ना। उसको भी रिमूव करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। साथ ही साथ पर इन्होंने इजी डाइवोर्स सिस्टम को रिमूव करने के लिए और पॉलीगैमी, बहु विवाह जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ में उस टाइम पर होती थी, जो जिसकी वजह से विमेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको रिमूव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा वर्क सर सैयद अहमद ख़ान जी ने किया। सर सैयद अहमद ख़ान जी के एफ़र्ट की वजह से मुस्लिम कम्युनिटीज़ के गर्ल्स और विमेन की कंडीशन बहुत इम्प्रूव हुई। इनके अलावा मोस्ट पॉइनियर जो एक रोल था विमेन एजुकेशन के लिए, वो था बेथुन स्कूल इन कलकत्ता, जिसको JED बेथुने ने इस्टेब्लिश किया था, इसकी फाउंडेशन रखी थी। लेकिन इनकी अनटाइमली डेथ के बाद इनका जो काम था उसको कैरी फॉरवर्ड किया, आगे जो कंटिन्यू किया वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया, इनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है गर्ल्स के एजुकेशन में। इन्होंने 35 गर्ल्स स्कूल ओपन कराया बंगाल में, है ना, 1857 से 1858 के बीच में, और वो भी उनकी खुद की ओन मनी से, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा काम था विमेन एजुकेशन और अपलिफ्टमेंट के लिए। इसी तरीके से पूरे कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर्स अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू विमेंस को कंडीशन को बेटर बनाने के लिए वर्क कर रहे थे। महाराष्ट्र की बात करते हैं अगर, तो वहाँ पर सावित्री बाई फूले जो फर्स्ट विमेन टीचर रही हैं। In 1848, Savitribai Phule, with her husband Jyoti Rao Phule, opened 5 schools for girls in and around Pune. क्लियर। तो ऐसा नहीं था कि गर्ल्स की एजुकेशन केवल स्कूल लेवल तक ही उस टाइम पर बनाई गई थी, बल्कि हायर लेवल पर हायर एजुकेशन की भी अरेंजमेंट करा गया था। उस टाइम पर सेवरल कॉलेजेस कोर्सेज भी स्टार्ट किए गए थे 1879 के टाइम तक। जो हमारा बेथुने स्कूल था है ना, वो और ज़्यादा अपग्रेडेड हो जाता है और इस टाइम पर उसमें बहुत सारे नए नए कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। 1880 के टाइम पर बेथुने कॉलेज जो था वो फर्स्ट, वहाँ से सबसे पहली जो ग्रेजुएट महिला थी वो थी कादम्बिनी बासु, जो कि बाद में चल के फर्स्ट फीमेल फिजिशियन भी बनती हैं इंडिया की। इनके अलावा चंद्रमुखी बासु जो कि फर्स्ट विमेन ग्रेजुएट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता थी, है ना। तो इस तरीके से पाते हैं कि एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी जैसे ही दिया गया एजुकेशन के फील्ड में विमेन को, तो विमेन ने भी प्रूव करके दिखाया और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट भी उस टाइम पर किया। तो इस तरह से डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर्स ने विमेन की कंडीशन को बेटर बनाने के लिए वर्क किया। इनके साथ साथ बहुत से विमेन ऑथर्स भी रही हैं जिन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी, कुछ ऐसा लिटरेचर में वर्क किया जिससे मोटिवेट भी बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे
पूरी सोसाइटी हुई जिनसे मोटिवेट हुई और विमेंस के लिए वर्क करना शुरू किया। इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स रही हैं जिन्होंने सोसाइटी में अवेयरनेस स्प्रेड करने में अपना रोल प्ले किया, वो थी रसुंदरी देवी, जो कि एक होम मेकर थी। इन्होंने अमर जीवन नाम से एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बंगाल में, जो कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लाने का भी काम किया। इनके अलावा ताराबाई शिंदे, जो कि वीमेन एजुकेटेड रही हैं और साथ में ये घर से ही रहकर पढ़ाई इन्होंने की थी। इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक लिटरेचर में वर्क किया। इनके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी में से भी हमारे पास इस तरह के बहुत सारे विमेन ऑथर्स मिली हैं, जैसे बेगम रुकैया सिखावत हुसैन, जो कि जिन्होंने लिखा था सुल्ताना's ड्रीम नाम से उन्होंने एक नॉवेल लिखा है और उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम सुल्ताना है और उसके ड्रीम को उन्होंने उसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है ना, कि उस टाइम पर सोसाइटी में क्या डिमांड थी विमेन को, लड़कियों को, उस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। पंडित रमाबाई, जो कि फर्स्ट विमेन थी जिन्होंने वेदास को पढ़ा, है ना। इससे पहले तक कभी किसी विमेन ने वेदों को नहीं पढ़ा था। वेद के अध्ययन के बाद उन्होंने पाया, उसके स्टडी करने के बाद उन्होंने पाया कि जो ऑर्थोडॉक्स पीपल्स थे, जो अभी तक शास्त्रों के नाम पर, वेदों के नाम पर अलग अलग तरह के सोशल इवल्स को प्रमोट कर रहे थे, वो सब कुछ गलत है। वेदों में, शास्त्रों में कुछ भी ऐसी चीज़ें जैसे चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम या कुछ भी विडोज़ के कंडीशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें उस टाइम पर प्रैक्टिस की जाती थी, उन सब चीज़ों का विरोध किया। उन्होंने बताया कि वेदों में, शास्त्रों में कहीं पर भी ऐसी किसी भी तरह के रिचुअल, ऐसी किसी भी तरह के प्रैक्टिसेस को नहीं बताया गया है। और साथ ही साथ पर इन्होंने एक लिटरेचर में वर्क भी किया जिसका टाइटल था हाई कास्ट हिंदू वेमेन, जिसमें उन्होंने विमेंस के द्वारा फेस करने वाली प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, इफ़ेक्टिव वे में डिस्क्राइब किया है। और साथ में उन्होंने बताया कि ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हिंदूज़ विडोज़ को उस टाइम पर फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो इस तरह से पाते हैं कि धीरे धीरे विमेंस की कंडीशन चेंज होती है। जब रूल्स, लॉज, एक्ट्स पास होने शुरू हो जाते हैं तो सोसाइटी में चेंज आना शुरू होता है और अब जो अपॉर्चुनिटीज़ थी जो अभी तक विमेन को, गर्ल्स को नहीं मिल पा रही थी, वो मिलना शुरू हो जाती है और सोसाइटी में अब दुगने लेवल पर, डबल लेवल पर इम्प्रूवमेंट होना शुरू होता है। Clear? So students, today we have discussed about child marriage and women's reformation. In our next class we will discuss about caste reformation. हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कास्ट रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने उस टाइम पर कास्ट सिस्टम को समाप्त करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और क्या है ये कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।